नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक मूल अधिकार। ये जो टॉपिक मूल अधिकार है, ये भारत की किसी भी परीक्षा में, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, यहाँ तक कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक के एग्जाम में फर्स्ट पेपर में ये डायरेक्ट सिलेबस के रूप में लगाया गया है। इसके अलावा रीट के एग्जाम में भी है, और किसी भी परीक्षा में मूल अधिकारों से संबंधित एक या दो सवाल किसी भी पेपर में कभी भी आ सकते हैं। तो जो हम मूल अधिकार टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पूरा एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ेंगे। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब इससे ऊपर और इससे एनरिच मटेरियल फिर आपको मूल अधिकारों पर नहीं मिलेगा। तो इतनी गहराई से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर कंट्री की कोई भी परीक्षा, स्टेट से लेकर देश तक की कोई भी परीक्षा आपके सामने हो, वहां आप सवाल कर जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा विश्वास है। चलिए मूल अधिकार देखते हैं। तो पहले तो ये देखिए मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को पढ़ने से पहले सबसे पहले अधिकार क्या होता है अपन ये जानिए। अधिकार व्यक्ति के ऐसे नैतिक दावे होते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं और राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, गौर करें। अधिकार क्या है, सबसे पहले अधिकार देखो, अधिकार क्या होता है। अधिकार व्यक्ति के वो दावे, और दावे में भी आप अगर नैतिक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि दावा व्यक्ति का अनैतिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है। नैतिक दावा तो यह है कि भाई जब मैं रास्ते में चलूं तो मुझको थोड़ा स्पेस चाहिए कि मैं निकल सकूं, तो यह दावा तो मेरा नैतिक है। और अगर मैं ये कहूं कि जब मैं रास्ते में चलूं तो सारे लोग अपने घरों में घुस घुस के भग जाने चाहिए, यह दावा कैसा है, यह दावा अनैतिक है। तो आपका अधिकार क्या बनेगा, कौन सा दावा आपका अधिकार बनेगा, नैतिक दावा अधिकार बनेगा कि अनैतिक दावा बनेगा, नैतिक दावा। तो अधिकार व्यक्ति के वो नैतिक दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकृत करता है, समाज स्वीकृत करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं। मतलब आपने अपना कोई नैतिक दावा समाज के सामने प्रस्तुत किया, समाज ने देखा कि ये नैतिक है या अनैतिक है, समाज ने माना कि हाँ ये जायज है, नैतिक है, और उस दावे को समाज ने स्वीकार कर लिया। अब खाली मुद्दा ये नहीं है कि समाज स्वीकार कर लेगा तभी वो अधिकार बन जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसका संरक्षण करने की स्थिति या शक्ति भी किसी संस्था में होनी चाहिए, और वह संस्था उन अधिकारों का संरक्षण करे, तब वह अधिकार बनेगा। तो संरक्षण की शक्ति किसके पास है, जिसके पास संप्रभुता शक्ति है, और वो कौन है, राज्य। तो अधिकार होने के लिए तीन बातें होती हैं कि व्यक्ति का दावा नैतिक हो, समाज के द्वारा स्वीकृत हो, समाज उस दावे को स्वीकार कर ले, और राज्य के द्वारा संरक्षित हो, तब वो अधिकार कहलाता है। तो अधिकार क्या है, देखिए, अधिकार व्यक्ति के वो नैतिक दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकृत करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं या राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं, तब वो अधिकार कहलाते हैं। अब अधिकार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो मेरा यहां संविधान की दृष्टि से टॉपिक है मूल अधिकार को पढ़ाना। बाकी अधिकार जो है वो राजनीति विज्ञान में सब्जेक्ट में टॉपिक आता है। जब आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी करते हो ना, फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तब फिर आपको अधिकार एक अलग से टॉपिक है, उसको 2-3 दिन पढ़ा जाता है कम से कम। फिर आप वो बहुत सारे प्रकार के जो अधिकार हैं वो पढ़ोगे। लेकिन हम जीके के लिहाज से जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मूल अधिकार, तो हम सीधे मूल अधिकार पाएंगे। बाकी आप देख लो अधिकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्राकृतिक अधिकार भी होता है, मानव अधिकार आपने खूब सुने होंगे, मानव अधिकार के रूप में भी अधिकार होते हैं। तीसरा नागरिक अधिकार भी होता है। चौथा विधिक अधिकार भी होता है। फिर संवैधानिक अधिकार भी होता है। फिर आपका मूल अधिकार। तो हमारा टॉपिक क्या है, मूल अधिकार। अब यूं तो आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, लैंगिक अधिकार, पर्यावरणीय अधिकार, विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं। जितने प्रकार की विचारधाराएं उतने प्रकार के अधिकार। लेकिन जीके के लिहाज से, जब हम आईएएस के लिए जीके पढ़ते हैं, आरएएस के लिए पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, जीके के लिहाज से, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, इनमें जब हम जीके के लिहाज से पढ़ते हैं, एसएससी या कोई भी एग्जाम, तब हम पढ़ते हैं मूल अधिकार। तो अब मूल अधिकार देखिए सीधे, मूल अधिकार क्या है। ये है हमारा टॉपिक।
यह संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है। तो पहला की पॉइंट आया संवैधानिक अधिकारों की। संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है तथा इनके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा, तो कैसे दर्जे का अधिकार है? विशेष दर्जे का अधिकार है। विशेष दर्जा दिया जाता है और ये सीधे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। अब इसका मतलब समझो। सबसे पहले तो मूल अधिकार संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है, मतलब संवैधानिक अधिकार होते हैं। संवैधानिक अधिकार वह होता है जो देश के संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब जिन अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत है वह संवैधानिक अधिकार है, वह संवैधानिक अधिकार है। तो मूल अधिकार कैसे अधिकार होते हैं? संवैधानिक अधिकार होते हैं। एक विशेषता याद रख लीजिए, क्योंकि उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत होता है। अब ठीक है, अब एक चीज और समझो, संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत तो मूल अधिकारों का भी उल्लेख होता है और बहुत सारे विधिक या कानूनी अधिकारों का भी उल्लेख होता है। जैसे इस समय पर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, विधिक या कानूनी अधिकार है, और उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 के या 300 ए में है। तो ये विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है संपत्ति। अब ये भी संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख है, मतलब ये भी संवैधानिक अधिकार है। अगर मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है तो विधिक या कानूनी अधिकार भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं। मतलब मूल अधिकारों के अलावा भी कुछ अधिकार संवैधानिक अधिकार हो सकते हैं। तो फिर मूल अधिकारों में विशेष क्या है? ये संवैधानिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन इनका दर्जा क्या होता है? विशेष दर्जा होता है। मतलब जितने भी संवैधानिक अधिकार होते हैं उनमें भी ज्यादा बड़े लेवल का दर्जा या विशेष दर्जा किनका होता है? मूल अधिकारों का। क्यों? क्योंकि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इनके प्रवर्तन की या इनके सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय लेते हैं। एक सवाल यह भी है कि भारत में मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत में मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत में अगर मूल अधिकारों की सुरक्षा में हनन होता है या किसी के मूल अधिकार खत्म होते हैं या काटे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार के। तो ये सवाल ये हुआ कि मूल अधिकारों के उल्लंघन या मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति भारत में किन न्यायालयों के पास है? 2 प्रकार के न्यायालयों के पास है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उनमें भी अगर ये सवाल बने कि मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक कौन है? भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो उत्तर क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो दोबारा देखें, मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, ये पॉइंट याद रखोगे आप, बिल्कुल ठीक है। संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है, मतलब संवैधानिक अधिकार है, तथा इनके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है। संवैधानिक अधिकार तो हैं लेकिन विशेष दर्जे के संवैधानिक अधिकार हैं और ये सीधे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। किसके द्वारा प्रवर्तनीय? सीधे उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। मूल अधिकारों की संकल्पना, इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। इनकी विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर आपको किसी का करना है तो उसके लिए मूल अधिकार आपको उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो अनिवार्य और मूल शर्त है, मतलब पहली जो शर्त है वो ये है कि उस व्यक्ति को मूल अधिकार दिए जाएं, इसलिए भी इनको मूल अधिकार कहा जाता है। दूसरी विशेषता, इनको किसी देश के मूल कानून अर्थात संविधान द्वारा सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाती है। भाई, मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की मूल या अनिवार्य गारंटी है, इसलिए कहा जाता है। दूसरा, किसी देश का मूल कानून, तो किसी भी देश का मूल कानून क्या होता है? उस देश का संविधान, उसके द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए भी मूल अधिकार कहा जाता है। इनको संविधान संशोधन प्रणाली, तो भारत में जो संविधान संशोधन प्रणाली है वो कौन से अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 368 के तहत ही बदला जा
सकता है, अन्य प्रक्रिया द्वारा नहीं। ये विशेष पॉइंट है जिनको आप ध्यान रखोगे। एग्जामिनर ऐसे पॉइंट बार बार सवालों में पूछता है कि मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप इस बात को अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन अगर होगा, मतलब उनमें कटौती होगी या उनमें वृद्धि होगी, कम होंगे या ज्यादा किए जाएंगे, ये संसद संविधान में संशोधन प्रणाली के द्वारा ही कर सकती है, किसी साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के द्वारा नहीं। केवल संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा ही मूल अधिकारों में कटौती या उनमें वृद्धि की जा सकती है, अन्य किसी भी प्रणाली के द्वारा नहीं। मूल अधिकार व विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है भाई? मूल अधिकार व विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है? इनकी गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान स्वयं संविधान द्वारा होता है। इनकी गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान स्वयं इनकी सुरक्षा साधारण कानूनों द्वारा संविधान करता है। परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में, और परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से। देखो इसको इस तरीके से समझो, ये टेबल थोड़ी यहां पर हल्की सी अपसेट है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार, अच्छा विधिक अधिकार का एक नाम और है कानूनी अधिकार। मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत निहित होते हैं, विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित होते हैं। विधिक या कानूनी अधिकार संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित होंगे। दूसरी बात, मूल अधिकार विशेष दर्जे के अधिकार होते हैं, और जो विधिक अधिकार होते हैं वो अपेक्षाकृत मूल अधिकारों की तुलना में छोटा दर्जा वाले होते हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? जैसे ये तो मूल अधिकार की विशेषताएं हैं और ये विधिक अधिकार की विशेषताएं हैं। तो मूल अधिकार, इनकी गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान स्वयं कौन करता है? संविधान। कौन करता है? संविधान द्वारा। विधिक अधिकार, इनकी सुरक्षा साधारण कानूनों द्वारा संविधान करता है। देखो मूल अधिकारों की सुरक्षा तो संविधान विशेष प्रावधानों के अंतर्गत करता है, संविधान करता है, और किसके द्वारा करता है? विशेष प्रावधानों के अंतर्गत करता है। जबकि विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इनकी सुरक्षा साधारण कानूनों द्वारा संविधान करता है। मतलब इनकी सुरक्षा तो साधारण कानूनों के द्वारा होती है, और मूल अधिकारों की सुरक्षा संविधान द्वारा विशेष प्रावधानों के द्वारा होती है। ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा? मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन होगा तो केवल कौन सी विधि के द्वारा होगा? केवल संविधान संशोधन के द्वारा होगा। अभी पढ़ा ना आपने कि मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन या कटौती या वृद्धि जो कुछ भी होगा केवल संविधान संशोधन के द्वारा होगा, अन्य किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा। जबकि अगर आप विधिक या कानूनी अधिकार में देखोगे तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। ये अंतर समझ में आ गया आपको? विधिक या कानूनी अधिकार में जो परिवर्तन होगा वो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। लेकिन अगर मूल अधिकार में कोई परिवर्तन होगा, मतलब जैसे वर्तमान में भारतीयों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर 5 या 4 किए जाते हैं या 7 या 8 किए जाते हैं तो ये साधारण बहुमत या साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा, केवल संविधान संशोधन के द्वारा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, संसदीय विधि द्वारा समाप्त या कम नहीं किए जा सकते। ये है पॉइंट की बात। मूल अधिकार संसदीय विधि, मतलब संसदीय विधि का मतलब होता है संसद कानून बना के मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, मतलब उनको समाप्त या उनकी कटौती नहीं कर सकती है। संसदीय विधि द्वारा समाप्त या कम नहीं किए जा सकते मूल अधिकार। ठीक है, जबकि विधिक या कानूनी अधिकार संसदीय विधि द्वारा विधिक अधिकार समाप्त या कम किए जा सकते हैं। ये मूल अधिकार और विधिक अधिकारों के बीच का अंतर है। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में होते हैं, विधिक या कानूनी अधिकार वो होते हैं जो संसद के द्वारा
संसद के द्वारा कानून निर्माण करके बनाए जाते हैं। संसद के द्वारा कानून निर्माण करके बनाए जाते हैं। ये संवैधानिक भी हो सकते हैं और संवैधानिक अनुच्छेदों में इनका उल्लेख भी नहीं हो सकता है। दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब मूल अधिकारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली होते हैं। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। यहां पर देखो भाई, मूल अधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 दोनों द्वारा क्या होते हैं? प्रवर्तनीय होते हैं। और जो विधिकीय कानूनी अधिकार हैं वो गौर करना यहां पे केवल उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ये और अंतर है प्रवर्तन के आधार पर कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करेंगे, जबकि विधिकीय कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन केवल उच्च न्यायालय करेगा। मूल अधिकार, इन पर प्रतिबंध केवल आपात स्थितियों में लगता है। देखो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन यहां खत्म हो रही है। इन पर प्रतिबंध केवल आपात स्थितियों में लगता है। किन पर? मूल अधिकारों पर, केवल आपात स्थिति में। मतलब मूल अधिकारों पर अगर किसी व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाना है तो वह केवल इमरजेंसी या आपात स्थिति में ही लगेगा, सामान्य स्थिति में नहीं लगेगा। जबकि विधिकीय कानूनी अधिकारों में क्या है? इन्हें ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस नहीं को आप यहां ले जाओ, इन्हें ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब यह है मूल अधिकारों को इतना संरक्षण प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। केवल आपात स्थिति, आपातकाल की, इमरजेंसी की स्थिति है तभी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। अगर आपने बिना आपात स्थिति या इमरजेंसी के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया तो न्यायालय ऐसे कानून को रद्द कर देंगे। इतने बड़ा लेवल का संरक्षण विधिकीय कानूनी अधिकारों को प्राप्त नहीं है। मतलब ज्यादा बड़ा दर्जा किसका है? मूल अधिकार का। विधिक अधिकार क्या है? ये दोनों के बीच का अंतर था भाई। अब विधिक अधिकार को ही आप कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार। या एक शब्द और है, संविधिक अधिकार। एक तो होता है संवैधानिक, किसी भी चीज के पीछे अगर संवैधानिक शब्द लग जाए, कौन सा शब्द लग जाए? संवैधानिक, तो इसका मतलब यह है, संवैधानिक का मतलब यह है कि वह अनिवार्य रूप से संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होगा। तो मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है। कुछ विधिक अधिकार भी संवैधानिक हो सकते हैं और कुछ संवैधानिक नहीं हो सकते हैं। मतलब कुछ विधिकीय कानूनी अधिकार ऐसे हो सकते हैं कि जिनका संविधान का अनुच्छेद में उल्लेख हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो बनाए तो संसद के द्वारा कानून बना के ही हो, लेकिन संविधान के अनुच्छेदों में उनका स्थान नहीं दिया गया हो। समझ गए? तो संवैधानिक अनिवार्य रूप से संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख होगा। विधिक या कानूनी या सांविधिक, शब्द तो विधिक ही आएगा शब्द में, समझ गए? जो संविधान में भी वर्णित अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 301, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो संविधान में भी वर्णित होते हैं। जैसे अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार विधिकीय कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार, ये भी वैधानिक या कानूनी अधिकार है। समझ गए? अनुच्छेद 265, 301, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो संविधान में भी वर्णित होते हैं। और अन्य उदाहरण उपभोक्ताओं के अधिकार, शेयर धारकों के अधिकार आदि कैसे अधिकार हैं? विधिक अधिकार हैं। तो ये कुछ विधिक अधिकारों के उदाहरण है। मतलब संविधान के अंतर्गत वर्णित भी हो सकते हैं संविधान के अनुच्छेदों में, और अनुच्छेदों से बाहर भी हो सकते हैं। विधिक तो दोनों प्रकार के हैं, लेकिन मूल अधिकार अनिवार्य रूप से संवैधानिक है। और संवैधानिक किसको बोलते हैं? जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में हो। विधिक अधिकार, भाग 3 के बाहर के अधिकार जिन्हें संविधिक, विधिक या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। 3 के बाहर, क्यों? भाग 3 में क्या है? भाग 3 में तो मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है भाई? मूल अधिकार।
के बाहर के अधिकार संविधिक, विधिक या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 265 में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को लगाया या संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 265 में, मतलब अनुच्छेद 265 में एक विधिक अधिकार है। वो क्या कहता है? विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को, मतलब सरकार अगर कोई टैक्स लगाना चाह रही है, कर को लगाया या संग्रहित नहीं किया जा सकता है विधि के प्राधिकार के बिना। मतलब बिना कानून के, बिना विधि के किसी टैक्स को न लगाया जा सकता है, न इकट्ठा किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 के ये भी विधिक अधिकार है। तो विधिक अधिकार कौन से हैं? भाग 3 के बाहर के अधिकार। अब भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। वो कौन से अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की रेंज में अगर कोई अधिकार आएगा जब तो वह मूल अधिकार आएगा, जो भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 ये तो मूल अधिकार है। इससे परे के अनुच्छेदों में अगर कोई अधिकार है तो वह फिर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहलाएगा, मूल अधिकार नहीं कहलाएगा। जैसे अनुच्छेद 300 के ये 12 से 35 से बाहर की स्थिति है, तो ये संपत्ति का विधिक अधिकार है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। देखो ये संविधान की लैंग्वेज होती है। अब हम सरल भाषा में अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? आप कहोगे अनुच्छेद 300 का। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था और 19(1)(6) के अंतर्गत था। 19(1)(6) में तो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता के रूप में था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत सेपरेट मूल अधिकार के रूप में था। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। तो संपत्ति के मूल अधिकार का दर्जा खत्म कर दिया गया, मतलब अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(6) इनका निरसन हो गया, ये समाप्त कर दिया। यहां से संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त। फिर बाद में संपत्ति को विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के में स्थान दिया गया। किस में स्थान दिया गया? 300 के में। तो वर्तमान में संपत्ति अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक या कानूनी, या तीसरा शब्द क्या है? संविधिक अधिकार है। संविधिक या विधिक या कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य व समागम अबाध होगा। अबाध का मतलब पूरे भारत राज्य क्षेत्र में आप कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, या समागम की स्वतंत्रता है आपको। यह भी आपका विधिक अधिकार है, जो कौन से अनुच्छेद में है? 301 में। अनुच्छेद 325 बिना धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वर्ग के मतदाता सूची में स्थान, मतलब बिना भेदभाव के। किन चीजों का भेदभाव नहीं होगा? धर्म, वंश, जाति, लिंग और वर्ग के आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर व्यक्ति का भारत में मतदाता सूची में स्थान होगा। मतलब मतदाता सूची में स्थान पाना धर्म, वंश, जाति, लिंग, वर्ग इनके भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति का भारत की मतदाता सूची में स्थान होगा। यह व्यक्ति का विधिक या कानूनी अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 325 में। तो ये मूल अधिकार और अन्य अधिकारों के बीच में तुलना है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 326 में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपको एमएलए, एमपी आदि के चुनावों में वोट डाल रहे हो ना आप, या सरपंची के चुनावों में, या कहीं पे भी वोट डाल रहे हो, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? देश के सभी बालिग महिला और पुरुष वोट डालेंगे। देश के सभी बालिग, बालिग का मतलब क्या है? वयस्क। और वयस्क होने की एज हर देश में अलग अलग है। भारत में कितनी है? 18। तो एग्जामिनर क्या सवाल डाल रहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है वयस्क हर व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वोट डालने का अधिकार रखता है। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। निश्चित न्यूनतम उम्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मतलब वयस्क कहलाने वाला कोई भी व्यक्ति
मत डालने का अधिकारी होता है, इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए कितनी एज चाहिए? 18 साल, न्यूनतम 18 साल चाहिए। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में। ठीक है भाई। इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय ही, कौन से अधिकारों की सुरक्षा के लिए? विधिक अधिकारों के लिए। ये विधिक अधिकार पढ़ रहे हैं हम, विधिक या कानूनी अधिकार, जो मतलब भाग 3 से परे होते हैं, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 में नहीं होते, वो तो भाग 3 है जहाँ मूल अधिकार होते हैं, उससे परे होते हैं, तो वो विधिक अधिकार हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। इनकी सुरक्षा की गारंटी आपको पता है केवल उच्च न्यायालय लेता है, जबकि मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लेते हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं। यह अंतर है भाई। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी करेगा, जबकि विधिक या कानूनी या संविधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए केवल उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता। ठीक है, अब मूल अधिकारों की विशेषताएं देखिए। हाँ जी साहब, पहला पॉइंट, इनमें से कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को, बहुत ही सॉलिड सवाल है, बहुत ही दमदार सवाल है। कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये तो केवल मतलब सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, या कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति किसको बोला जाता है? जैसे कोई परिषद या कंपनियां केस लड़ते हैं ना आपस में, ये व्यक्ति वर्सेज ये कंपनी, ये व्यक्ति वर्सेज ये परिषद या निगम, तो वो जो परिषद या निगम या जो कंपनी होती है वो भी अपने आप में एक पार्टी होती है, उसको कानूनी व्यक्ति बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट पे आइए आप, कुछ मूल अधिकार तो ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होंगे, विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त होंगे और विदेशियों को भी प्राप्त होंगे। अब इस पॉइंट पे एग्जामिनर बहुत सॉलिड सवाल डालता है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? या निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार भारतीय व विदेशियों दोनों को प्राप्त है? समझ गए? तो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो अनुच्छेद याद कर लो आप, वो 5 अनुच्छेद हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30, ये इन अनुच्छेदों में स्थित मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी अन्य जो मूल अधिकार हैं वो भारतीयों को भी हैं, विदेशियों को भी हैं, किसी कानूनी व्यक्ति को भी हैं। तो एग्जामिनर आपसे सवाल डाल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो इन 5 अनुच्छेदों में से कोई सा एक अनुच्छेद ले लेगा, जैसे वो ले लेगा साहब 16, फिर ले ले 23, 25, 28, तो अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। समझ गए? या वो ऐसा सवाल डाल दे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो फिर इनमें से कोई सा 3 उठाएगा, 15, 19, 29, 28। तो 15, 19 और 29 ये तो सिर्फ भारतीय को है, 28 भारतीय और विदेशी दोनों को है। समझ गए? तो इस पॉइंट को विशेष रूप से पकड़ना, जब पेपर कठिन सेट होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा ठीक ठाक टाइट वाला पेपर बनाता है, जब इस सवाल को डालेगा, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30, और बाकी के अनुच्छेदों में स्थित मूल अधिकार भारतीयों को भी मिलेंगे, विदेशियों को भी मिलेंगे, कानूनी व्यक्ति को भी मिलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं आप। ये सीमित हैं, इस शब्द को पकड़ो, असीमित या निरंकुश नहीं है। मतलब मूल अधिकार सीमित हैं कि असीमित हैं? सीमित तो उसको बोलते हैं कि कानून बना के उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, और असीमित उसको बोलते हैं जिसको कानून बना के किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित ही नहीं किया जा सकता। तो तुमने अभी पढ़ा है
संविधान संशोधन के द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती या हनन या वृद्धि कर सकती है, मतलब मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है संसद, लेकिन केवल कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा। कहने का मतलब यह है, भले ही संविधान संशोधन करना पड़े, लेकिन मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित तो किया ही जा सकता है ना, संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो मूल अधिकार सीमित हुए कि असीमित हुए? सीमित हुए। मूल अधिकार प्रतिबंधित हुए या अप्रतिबंधित हुए? प्रतिबंधित हुए। मतलब मूल अधिकार कैसे नहीं है? असीमित या निरंकुश नहीं है। वाद योग्य या न्याय योग्य है, ये अपने आप में एक विशेषता है, इसको पकड़ो। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। वाद योग्य होना या न्याय योग्य होना या न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होना। जब आप संविधान पढ़ोगे तो इनमें से कोई सा भी शब्द आपके सामने आ सकता है। जैसे मूल अधिकार वाद योग्य है या नहीं है, नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य है या नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं है, मूल कर्तव्य वाद योग्य है या नहीं है। तो ये जो मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य या न्याय योग्य हैं। इसका मतलब क्या है? मूल अधिकारों के संबंध में केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो आपको उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है और उस केस की सुनवाई भी करता है। मतलब जिस पर केस न्यायालय में दर्ज कराया जा सके और न्यायालय जिस केस पर अपना निर्णय दे और अपनी न्यायिक प्रक्रिया को बनाए रखे, उस स्थिति को न्याय योग्य या वाद योग्य कहते हैं। तो तुम्हें सिंपल इतना याद रखना है कि मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तो मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य न्याय योग्य है। ठीक है। अर्थात इनके हनन की दशा में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इनकी सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, इनके संरक्षण के लिए कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट या अभिलेख जारी कर सकता है। रिट या अभिलेख जारी कर सकता है। मतलब मूल अधिकार न्याय योग्य वाद योग्य हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देते हैं, और इन दोनों में से भी सुरक्षा का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। और इनकी हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष आधारों पर राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किन पर? मूल अधिकारों पर। यह पॉइंट भी पकड़ो आप। अभी अपन ने पढ़ा है ना कि मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा मूल अधिकार सीमित हैं कि असीमित हैं? सीमित हैं। मूल अधिकार प्रतिबंधित हैं कि अप्रतिबंधित हैं? प्रतिबंधित हैं। मूल अधिकार परिवर्तनशील हैं कि अपरिवर्तनशील हैं? परिवर्तनशील हैं। पहले 7 थे, अब 6 कर दिए। अब मान लो जरूरत महसूस हुई, संसद हो सकता है 6 में से 5 कर दे या 6 की बजाय 7 कर दे। मतलब परिवर्तनशील है। और ये सारा परिवर्तन या प्रतिबंधन युक्ति युक्त आधार पर ही लगेगा, आपातकाल में लगेगा या युक्ति युक्त आधार पर भी लगेगा। यह है पॉइंट की बात। लेकिन कुछ विशेष आधारों पर राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है भाई? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि इन प्रतिबंधों के युक्ति युक्त होने की जांच न्यायालय कर सकता है। इसका मतलब समझो, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, मूल अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित है। कैसे? कुछ विशेष आधारों पर राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब है कि लॉजिकल बाउंडेशंस, लॉजिकल होनी चाहिए। युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य विशेष आधारों पर लगा सकता है। अब यह न्यायालय की जांच का विषय है कि राज्य ने जिन आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया है वो प्रतिबंध असल में युक्ति युक्त है या नहीं, या वो आधार असल में युक्ति युक्त है या नहीं। अगर मान लो राज्य ने बिना युक्ति युक्त आधारों के, बिना लॉजिकल आधार के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यायालय उन प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा और व्यक्तियों को मूल अधिकार उपलब्ध करवाएगा। लेकिन न्यायालय ने अपनी जांच में पाया कि हाँ भाई साहब, परिस्थिति या विशेष अवसर ऐसा है कि जहां कुछ समय के लिए लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करना जरूरी हो गया था,
तो फिर राज्य न्यायालय क्या करेगा, राज्य के उन युक्तियुक्त प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेगा कुछ समय के लिए, आपातकाल के लिए। यह पॉइंट है। किसी व्यक्ति को प्राप्त मूल अधिकार अन्य व्यक्तियों एवं राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। बहुत ही सॉलिड सवाल। ये जो व्यक्तियों को मूल अधिकार मिलते हैं ये किन के खिलाफ प्राप्त होते हैं, अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त होते हैं और राज्य के खिलाफ भी प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, ना ही तो कोई अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता, ना ही राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता जो लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब आपको अगर मूल अधिकार दिया गया है तो ना ही तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता और ना ही राज्य ऐसा कानून बना सकता जो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो एग्जामिनर ये सवाल पूछता है कि किसी व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार किसके खिलाफ होते हैं, तो किसी व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार अन्य व्यक्तियों और राज्य के खिलाफ होते हैं। ये ध्यान रखना, अन्य व्यक्तियों के और राज्य के खिलाफ होते हैं। दो शब्द तो ये पकड़ना है। अब यहां पे भी अंतर है, कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के खिलाफ होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो राज्य और अन्य व्यक्ति दोनों के खिलाफ होते हैं। वो देखो आगे आ रहा है। कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 17, 23 व 24 में स्थित मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार केवल राज्य के खिलाफ मिलते हैं। यह क्वेश्चन का पॉइंट है। देखो सुनो, राज्य के खिलाफ तो सभी मूल अधिकार हैं। अगर इसका मतलब क्या है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा की सर्वोत्तम गारंटी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वैसे दो न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, लेकिन सर्वोच्च संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों में कटौती हनन होती है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है उस राज्य के बनाए गए कानून के विरुद्ध। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांचेंगे, उनको जांच में पता लगेगा कि राज्य का ये कानून गलत है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को गलत तरीके से काट रहा है, तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर देंगे। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध तो सभी मूल अधिकार हैं, लेकिन अनुच्छेद 17, 23 और 24 जो अनुच्छेद है उसमें दिए गए मूल अधिकार राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। तो एग्जामिनर ये सवाल डालेगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, क्योंकि राज्य के विरुद्ध तो सभी हैं, लेकिन राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, वो केवल 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 17, 23 और 24। अब मान लो उसने ऐसा सवाल डाल दिया कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, मतलब राज्य और अन्य व्यक्ति दोनों डाल दिए, और फिर उसने ऑप्शन लिया 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। तो राज्य और अन्य व्यक्ति दोनों के विरुद्ध की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सेट तरीके से याद कर लें कि अनुच्छेद 17, 23 और 24 राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। नेक्स्ट, मूल अधिकार नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत सॉलिड सवाल है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ ये पढ़े होंगे वन लाइनर में कि मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के और नीति निर्देशकता तो सकारात्मक प्रवृत्ति के, यही तो पढ़े होंगे ना भाई हम। गलत, मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के, और नीति निर्देशक तत्व केवल सकारात्मक प्रवृत्ति के। तो यहां पर देखिए, मूल अधिकार नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति में ऐसे मूल अधिकार आते हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। मतलब ऐसे मूल अधिकार जो राज्य की शक्ति को कम करें, सीमित करें या प्रतिबंधित करें, लोगों की सुरक्षा, लोगों के मूल अधिकारों को ज्यादा करें, वो होते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति के मूल अधिकार। तो वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28 में स्थित मूल अधिकार, ये कैसे हैं भाई? नकारात्मक प्रवृत्ति के। जबकि सकारात्मक प्रवृत्ति में ऐसे अधिकार आते हैं जो कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं के, व्यक्तियों के लिए
विशेष सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित हैं, जैसे अनुच्छेद 19, 21 के 29, 30 और 32 से संबंधित मूल अधिकार। अब आपको करना क्या है, ये पॉइंट पकड़िए आप, देखो सुनो। मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, नीति निर्देशकता तो सकारात्मक है। नकारात्मक मूल अधिकार वो हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य की शक्ति को कम करते हैं, सीमित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, वो तो नकारात्मक प्रवृत्ति है। सकारात्मक प्रवृत्ति के मूल अधिकार वो होते हैं जो राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कोई चीजें अपनी तरफ से प्रदान करना या उपलब्ध करवाना या देना, उस चीज से संबंधित होते हैं। दोबारा देखो, सकारात्मक प्रवृत्ति में ऐसे अधिकार आते हैं जो कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित है। मतलब राज्य जब आगे बढ़कर व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करता है तो उसको सकारात्मक मूल अधिकार कहते हैं। नकारात्मक मूल अधिकार वो हैं जो राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं, सीमित करते हैं या उनमें कटौती करते हैं। किसमें? राज्य की शक्ति में, वो नकारात्मक। सकारात्मक ऐसे मूल अधिकार जो राज्य आगे बढ़कर लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है, तो ऐसे मूल अधिकार जिन अनुच्छेदों में है वो सकारात्मक प्रवृत्ति के। तो नकारात्मक में तो बहुत सारे हैं, तो ये तो आपको याद करने नहीं है। सकारात्मक प्रवृत्ति के मूल अधिकारों की लिस्ट को याद कर लो, ये कम है, तो बचे कुछ नकारात्मक हो जाएंगे। जैसे सकारात्मक प्रवृत्ति में कौन कौन से मूल अधिकार हैं ये आप देखिए। जैसे अनुच्छेद 19, 21 के 29 और 30 तथा 32, 5 अनुच्छेद याद कर लो। 19, 21 के 29, 30 और 32 ये कौन से हैं भाई साहब? ये सकारात्मक है। ये कैसे हैं? सकारात्मक प्रवृत्ति के मूल अधिकार। तो बच्चे कुछ मूल अधिकार कैसे हो गए? नकारात्मक। वैसे इनको याद कर लो, 19, 21 के 29, 30 और 32। अब एग्जामिनर ये सवाल डाले, पहले तो ये डाले कि मूल अधिकार की विशेषताओं में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर उसने ये पॉइंट डाल दिया कि मूल अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, तो सामान्यतः विद्यार्थी ये समझ बैठेगा कि साहब मूल अधिकार नकारात्मक, नीति निर्देशक सकारात्मक, हम तो ये पढ़ के बड़े हुए हैं, तो मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कैसे हुए? ये लाइन तो गलत है और उत्तर गलत हो जाएगा। आप जानिए कि मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। फिर वो बहुत ही डेंजरियस सवाल डाले जो IAS RAS लेवल का सवाल हो कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति का होता है? अब हम तो पढ़े ही है ना कि मूल अधिकार नकारात्मक। तो सकारात्मक में 5 अनुच्छेद याद कर लीजिए। वो 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 19, 21 के 29, 30 और 32, इनमें से कोई सा आ जाए तो सकारात्मक प्रवृत्ति का मूल अधिकार, और बाकी फिर कैसा? नकारात्मक। तो ये मूल अधिकार की विशेषताएं चल रही हैं। अगली विशेषता है भाई, मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कई बार। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है इन पे। मूल अधिकार स्थायी नहीं है मतलब कैसे हैं? परिवर्तनशील है। क्या मूल अधिकार स्थायी होते हैं भाई? मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद संविधान संशोधन द्वारा इनमें कटौती या हनन कर सकती है, लेकिन ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब समझो, मूल अधिकार स्थायी है? नहीं, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब उनकी संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। मूल अधिकार प्रतिबंधित है क्या? प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। सीमित है क्या? सीमित है, सीमित है। समझ गए? उनमें कटौती या हनन संविधान संशोधन की प्रणाली के द्वारा केवल संसद कर सकती है, और संसद भी केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही कर सकती है, अन्य साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं, या अन्य किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं, केवल संविधान संशोधन के द्वारा कर सकती है। लेकिन यह संविधान संशोधन भी संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना होना चाहिए। अगर संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कोई कटौती या हनन किया और उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो गया, तो न्यायालय उस संविधान संशोधन को भी रद्द कर सकती है, जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करके किया जाता है। मतलब मूल ढांचा तो हर स्थिति पर मेंटेन होगा, बनाए रखा जाएगा।
संसद संविधान संशोधन भी अगर मूल ढांचे को प्रभावित करके करती है तो संविधान संशोधन भी रद्द हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 20 और 21 में स्थित मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है भाई? अनुच्छेद 352 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होने पर अनुच्छेद 20 और 21 में स्थित मूल अधिकार बचे रहते हैं और अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं या स्थगित हो जाते हैं। तो एग्जामिनर ये सवाल डाल देता है, अभी तो हम ये पूरा पढ़ेंगे मूल अधिकार और आगे तक भी है, 2-3 दिन चलेगा ये टॉपिक, कम से कम 3 दिन। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कौन से अनुच्छेद में स्थित मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी अन्य निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 20 व 21 ये बने रहते हैं, अन्य निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में स्थित 6 मूल अधिकार उसी समय स्थगित किए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। ये है पॉइंट की बात। देखो समझ लो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाएगा। एक हम पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, इनमें मूल अधिकारों के स्थगन के संबंध में प्रावधान है। अब वो प्रावधान क्या है वो देखो। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाएंगे। दोबारा गौर करो, अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाएंगे, जबकि अन्य मूल अधिकार मतलब 19 अनुच्छेद के अलावा अन्य मूल अधिकार, उनको स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। अन्य मूल अधिकारों को स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, यह प्रावधान है। अब इसमें एक गहराई वाली बात और है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार जो स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं, वो स्वतः ही स्थगित तब होंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण की गई हो। सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तब अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित नहीं होंगे। ये ट्विस्ट की बात है, मतलब मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 358 और 359 में दिए गए हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मूल अधिकार पढ़ लेते हैं। अभी तो मूल अधिकार हमारे शुरू भी नहीं हुए, अभी तो हम केवल उनकी विशेषता पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज आप जानिए, मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 358 और 359 में है। अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं, लेकिन ये स्वतः ही स्थगित तब होंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण दो आधारों पर हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर होती है तो फिर ये 19 अनुच्छेद स्थगित नहीं होगा। ये ध्यान रखना है अपन को। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 3 आधारों पर होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और अन्य मूल अधिकारों को स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। ठीक है भाई, ये मूल अधिकारों की विशेषता भी आपने पढ़ी और एक अगली विशेषता है फिर मूल अधिकारों की। आज विशेषताओं को तो अपन कर ही लेते हैं, चलो यहां तक कर लेते हैं। मूल अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत, ये बिल्कुल पकड़ो आप। मूल अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर या अधित्याग का सिद्धांत।
कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे तो नहीं चाहिए मूल अधिकार, ले लो मेरे मूल अधिकारों को। तो मतलब मूल अधिकारों का त्याग तो स्वेच्छा से भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो संविधान ने कितना इंपॉर्टेंट माना है मूल अधिकारों को व्यक्तियों के लिए, कि मूल अधिकार तुम्हारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। इन्हें तुम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, खुद चाहो छोड़ना, जब भी नहीं छोड़ सकते। तो यह मूल अधिकारों से संबंधित अधित्याग का सिद्धांत है। एग्जामिनर बाई चांस बहुत ही दमदार सवाल बना दे कि मूल अधिकारों से संबंधित अधित्याग का सिद्धांत क्या है, अब वो ऑप्शन डाले कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का अधित्याग कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता ये आंसर आएगा। ठीक है। संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि सैन्य बलों तथा खुफिया विभागों में ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होंगे। बहुत बड़ा सवाल है भाई। सैन्य बलों और खुफिया विभागों में ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होंगे। देखो सुनिए मेरी बात, जो मूल अधिकार साधारण नागरिकों को दिए जाते हैं उतने प्रकार के मूल अधिकार सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, अब मतलब अर्धसैनिक बलों में या खुफिया विभागों में कार्यरत लोगों को उतने मूल अधिकार नहीं होते, क्योंकि वहां देश की सुरक्षा, अखंडता, एकता का सवाल होता है। शासन की आलोचना करने का अधिकार सामान्य लोगों के लिए है, चुनावों में खड़े होने का अधिकार सामान्य लोगों के लिए है, किसी भी चीज के लिए है, और किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे विधिक अधिकार हैं। हालांकि मतलब जितने अधिकार साधारण लोगों को मिलते हैं उतने अधिकार सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और खुफिया विभागों में कार्यरत लोगों को नहीं मिलते। तो उनको किस सीमा तक मिलेंगे और किस सीमा तक उनको नहीं मिलेगा, ये निर्धारण का अधिकार भारत में संसद के पास है। ये पॉइंट की बात है। इन अधिकारों के विषय क्षेत्र अनुच्छेद 31 से 31B, 31C, 33, 34 और 35 द्वारा सीमित होते हैं। कौन से अधिकारों के? सैन्य बलों को कितने अधिकार मिलेंगे मूल अधिकार, खुफिया विभागों को कितने मिलेंगे, उनका प्रावधान अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, मतलब 31 मान लो इसको, ठीक है, 33, 34 और 35 इन अनुच्छेदों में, मतलब अनुच्छेद 31 से लेकर 35, 32 में तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण में 5 प्रकार की रेट जारी करता है, 32 में तो ये है। बाकी 31 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक उन प्रावधानों का वो प्रावधान है कि सैन्य बलों को और खुफिया विभागों के में कार्यरत लोगों को किस स्तर तक मूल अधिकार मिलेंगे, और यह निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक भाई। मूल अधिकारों का क्रमिक विकास, अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, मूल अधिकारों का क्रमिक विकास। मतलब भारतीयों को जो ये मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं इनका विकास किस तरीके से हुआ है। पहले मांग कब उठी? ये ब्रिटिश भारत में, मतलब आजाद भारत से पहले ही भारतीयों को मूल अधिकार मिले, ये मांग उठने लग गई है। तो इसका सीक्वेंस क्या है? फिर जब देश का संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीयों को फिर 7 मूल अधिकार मिलेंगे। और संपत्ति का मूल अधिकार 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हट जाएगा, फिर 6 बचेंगे। तो इस प्रकार हमारे मूल अधिकार का टॉपिक कम से कम अगले 4 दिन और चलेगा। और इस रेंज पे या इस लेवल पर अगर आप मूल अधिकारों को पढ़ लेते हैं तो फिर देश की कोई सी भी परीक्षा, टिल IAS, RAS, किसी भी स्टेट का PCS, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी ग्रेड, SSC, पटवारी, सेक्रेटरी, कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़े भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमारा यूट्यूब चैनल, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके विद डी पारा सर को ज्वाइन करें नेक्स्ट लेवल जीके पढ़ने के लिए। ऐप का नाम है जीके विद डी पारा सर और यूट्यूब चैनल का नाम है जीके विद डी पारा सर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा कंटेंट, पूरा कंसेप्ट और सारी क्लासेज लेने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें जीके विद डी पारा सर। वहाँ ये पूरा प्रिंटेड डाउनलोडेबल, आपको नोट्स भी पूरे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी पूरी मिलेगी और क्लासेस तो सारी मिलेंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।